नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। लोकतंत्र में आज बात होगी एक बड़े मुद्दे की। पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक का जिक्र किया जाएगा लोकतंत्र में। नीट में ओबीसी कोटे के आरक्षण को लेकर लंबे वक्त से मांग चल रही है। तमाम संगठन, विपक्षी दल भी ओबीसी को कोटा देने की मांग कर रहे हैं और इस बीच पीएम मोदी ने बड़ा दांव चला। पीएम मोदी ने स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालय की रिव्यू मीटिंग में अफसरों को नीट में ओबीसी कोटे का विवाद जल्द खत्म करने के निर्देश दिए। पीएम मोदी ने कहा है कि कोर्ट के बाहर जल्द सहमति बनाई जाए और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण दिलाने की पीएम मोदी कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी के इस दाव को यूपी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। यूपी में बड़ा वर्ग ओबीसी है जो कि किसी दल को सत्ता दिलाने में अहम भूमिका निभाता है। तमाम संगठन इसे लेकर धरना प्रदर्शन करते रहे और विपक्षी दल तो मोदी सरकार पर ओबीसी की अनदेखी का आरोप ही लगाते रहे हैं। दरअसल ऑल इंडिया ओबीसी फाउंडेशन का दावा है कि 27% ओबीसी आरक्षण साल 2017 से साल 2020 तक छात्रों को न मिलने के कारण 11,000 से ज्यादा ओबीसी समुदाय से आने वाले छात्रों को नुकसान हुआ। ऐसे में पीएम मोदी की पहल को एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। अगर ये दाव सही पड़ता है तो बीजेपी को यूपी चुनाव का रुख बदल सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या नीट में ओबीसी आरक्षण की राह इतनी आसान है? क्या संवैधानिक कसौटी पर ओबीसी आरक्षण खरा उतर पाएगा? क्या इससे सामान्य वर्ग को नुकसान नहीं होगा? क्या है ओबीसी को आरक्षण देने के पीछे ये सारी पेचीदगियां? करेंगे एक तमाम सवालों का विश्लेषण, लेकिन उससे पहले नजर इस रिपोर्ट पर। उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। कहते हैं दिल्ली दरबार पहुंचना है तो यूपी का दिल जीतना होगा। यूपी की जनता जिसे वोट देती है वही सत्ता पर काबिज होता है। लोकसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन यूपी में 403 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए सारे गणित लगाए जा रहे हैं। सियासी पार्टियां अभी से ही धर्म और जातिवाद का गठजोड़ बनाने में जुटी हैं। सबसे बड़े राज्य में चुनाव जीतना है तो समीकरण ठोस बनाने ही होंगे। इसलिए पीएम मोदी नाराज वोटरों को मनाने में जुट गए हैं। यूपी के रण में एक और मुद्दे उछाले जा रहे हैं। शतरंज की बिसात पर बीजेपी ने बड़ा दांव खेल दिया है। पीएम मोदी का ये दांव सही बैठा तो बीजेपी एक बड़े तबके को साधने में कामयाब हो जाएगी। ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक भी साबित हो सकता है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी वोट बैंक को अपने पाली में करने के लिए ओबीसी आरक्षण को धार देने में लग गए हैं। काफी समय से नीट परीक्षा में ओबीसी कोटा फिर से बहाल करने की मांग उठ रही थी। अब पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों, मेडिकल सीट्स में ऑल इंडिया कोटा के तहत ओबीसी आरक्षित सीटों के लिए सभी विवादों को जल्द सुलझाने को कहा। पीएम मोदी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ रिव्यू बैठक में ये निर्देश भी दे दिए हैं। करीब 15% यूजी, 50% पीजी मेडिकल सीट राज्य सरकारें AIQ के तहत मैनेज करती हैं। पीएम मोदी ने निर्देश दिए हैं कि कम से कम वक्त में इन मामलों पर कोर्ट के बाहर सहमति बनाने की कोशिश की जाए। पीएम मोदी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी आरक्षण दिलवाने की कोशिश में है। इस साल 12 सितंबर को देश भर में मेडिकल में दाखिल के लिए नीट की परीक्षा हुई। नीट की परीक्षा का ऐलान होते ही सियासत एक बार फिर गर्मा गई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक डेटा शेयर करते हुए ट्वीट किया था कि मोदी सरकार क्यों नहीं चाहती कि पिछड़े वर्गों के छात्र डॉक्टर बने। आखिर भाजपा को देश के 60% से अधिक आबादी वाले पिछड़े और अति पिछड़े से नफरत क्यों है? 2 दिन पहले ही मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं करने के विरोध में अपना दल कार्यकर्ताओं ने वाराणसी में प्रदर्शन किया था। इटावा में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा भी आरक्षण के लिए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन कलेक्ट्रेट में सौंपा था। ऑल इंडिया ओबीसी फेडरेशन का दावा है कि 27% ओबीसी आरक्षण साल 2017 से साल 2020 तक छात्रों को न मिलने के कारण 11,000 से ज्यादा ओबीसी समुदाय से आने वाले छात्रों को नुकसान हुआ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा था कि राज्य मेडिकल कॉलेज की 15% अंडर ग्रेजुएट सीटें
50% पोस्ट ग्रेजुएट सीटें केंद्र सरकार को देगी। केंद्र की सीटों को ऑल इंडिया कोटा नाम दिया गया। इन सीटों पर कोई भी छात्र दाखिला ले सकता है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ज्यादातर राज्य के कॉलेज में स्थानीय छात्रों को तरजीह दी जाती है। साल 1985 से साल 2007 तक ऑल इंडिया कोटा की सीटों पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था। साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया कोटा में आरक्षण लागू किया था। केंद्र के हिस्से की सीटों पर आरक्षण के निर्देश दिए थे 7.5%। आरक्षण SC, 15% ST के लिए दिया गया। OBC को आरक्षण का जिक्र नहीं किया गया। इसके बाद साल 2010 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया नीट परीक्षा का रेगुलेशन लेकर आई और नीट को देश भर में पूरी तरह 2017 में लागू कर दिया। अब किसी भी छात्र को मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए नीट की परीक्षा देनी पड़ती है और इसके कट ऑफ से ही ऑल इंडिया कोटा के तहत दाखिला मिलता है। अगर कोई OBC छात्र राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा के तहत दाखिला लेता है, जो उसे 27% आरक्षण का फायदा नहीं मिलता। सवाल ये है कि मोदी के दांव का क्या सियासी असर होगा, इसके कानूनी पहलू क्या हैं? क्या OBC कोटे से सामान्य वर्ग को नुकसान होगा? क्या OBC दांव से बीजेपी को फायदा होगा? क्या मोदी दांव यूपी में मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। जी हाँ, यहाँ पर अगर देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी फतह करने के लिए एक और बड़ा दांव चलाया। मेडिकल सीट में बकायदा OBC आरक्षण का जिक्र करके उन्होंने एक और शिगुफा छोड़ दिया है। अब देखना यह है कि इस पे किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती है और सबसे बड़ी बात कि ये जो दाव है वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद होगा। हालांकि 2017 का अगर जिक्र किया जाए तो उस दौरान बकायदा OBC को एक तरफ किया गया था, अपने पाले में किया गया था और उसका नतीजा ये रहा कि बीजेपी सत्ता में आ गई थी। लेकिन अब ये दाव क्या फिर से काम करेगा, खासतौर पर आरक्षण के मध्य में और खासतौर पर मेडिकल सीट के मसले को लेकर बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि रमन मलिक जी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर रामेश्वर मिश्रा जी हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस यूपी के, वो भी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी हैं, लीडर SP, वो भी हमारे साथ हैं। और शिवाजी सरकार सीनियर जर्नलिस्ट है, वो भी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का सर। रमन मलिक जी, एक बात बताइए, जब ये दिख रहा है कि 2022 में अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, भाई जब योगी सरकार ने अच्छा काम किया हुआ है, सारी चीजें अच्छी हैं, विकास की बयार वहां पर बह रही है, तो फिर इस दाव को चलने की क्या जरूरत थी? और क्या आपको लगता है कि ये दाव पूरी तरीके से आपके पक्ष में बयार बना पाएगा? एक तो पहली बात, मैं इस चीज से, अगर आपको आवाज आ रही है जी बिल्कुल आवाज आ रही है रमन जी, बात पूरी कीजिए। तो पहली बात, मैं इस चीज का बिल्कुल पुरजोर तरीके से मुखालिफत करता हूं कि इसको आप एक दाव बोल रही हैं प्रियंका जी। भारत के अंदर सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि बाबा साहब ने जब ये संविधान रचा था तो उन्होंने ये कहा था कि आरक्षण 10 साल के लिए मैं इसलिए देना चाहता हूं कि समाज में समानांतर भाव आए, समाज का पिछड़ा हुआ वर्ग जो है वो उठ सके। इस देश में राज करने वाले लोगों ने इतने सालों में पिछड़े को पिछड़ा रहने दिया, गरीब को गरीब रहने दिया, लेकिन जो व्यक्ति अंतिम छोर पे खड़ा था उसकी सेवा करने में असफल रहे। हम हर काम वो कर रहे हैं जो अंतिम व्यक्ति को सफल करता हो, अंतिम व्यक्ति को वो मानक देता हो, तो इसको दाव कहना गलत है, नंबर 1। नंबर 2, यही भावना लोहिया जी की भी थी। शायद समाजवादी वाले लोग, कांग्रेस वाले लोग ये भूल गए हो, लेकिन लोहिया जी का भी कहना यही था, जयप्रकाश नारायण जी का भी कहना यह था कि गरीब का उत्थान करो, गरीब को शक्ति दो, गरीब के लिए और समर्थता पैदा करो और अपॉर्चुनिटीज पैदा करो। और वो अगर ये सरकार कर रही है तो आप उसको दाव बोल रहे हैं, ये मेरे को नहीं समझ में आता। एक और चीज बोलता हूं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के ऊपर आप एम्फोसिस नहीं डालेंगे, चाहे उसमें स्वर्ण हो, दलित हो, कोई भी हो, इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शन है, अगर आप उसको नहीं उठाएंगे, उसकी मदद नहीं करेंगे तो वो भी अन्याय होगा। हम ये भी नहीं करना चाहते। और एक और चीज आपको आज आपके चैनल पे बोल रहा हूं, भाजपा जिन मुद्दों पे लड़ती आई है उसमें चाहे वो 370 हो, राम जन्मभूमि हो, चाहे वो और पक्ष हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी उसमें है, ठीक है,
हम उन सारे मुद्दों को काम करके उनको निरस्त करेंगे ताकि देश के अंदर एक नई चर्चा और एक नया दिशा लाने में हम उसको द्वार खोलें कि जी ये पुराने मुद्दे तो सॉल्व हो गए। अब देश का उत्थान और 130 करोड़ 135 करोड़ लोगों का उत्थान करने की बारी है। उस तरफ चलो। ये हो गया बहुत कि मेरे पिताजी की पार्टी है, मेरे नाना की पार्टी है, मेरे दादा की पार्टी है, हो गया बहुत। ठीक है, देश के लिए क्या हो सकता है ये बात करिए। ठीक है रमन जी, आपकी बात पूरी होगी तो मैं भी एक सवाल कर लूं। जी आपने कहा देखिए इसको दाव कहना पूरी तरीके से गलत है। चलिए ठीक है, मान लिया कि मोदी सरकार की और योगी सरकार की जो मंशा है, नियत है, बड़ी साफ है पिछड़े वर्ग को ऊपर उठाने के लिए, लेकिन टाइमिंग को लेकर तो सवाल होंगे ना भाई। देखिए 2019 में 2014 में बाकायदा यहाँ पर केंद्र में मोदी सरकार रही, 2017 में यूपी में बीजेपी सरकार, और ऐसे में अब आपको याद आता है कि देखिए पिछड़े वर्ग को ऊपर उठाने की जरूरत है। जयप्रकाश जी की सोच अब याद आती है, लोहिया जी की सोच अब याद आती है। टाइमिंग को लेकर तो देखिए सवाल उठेंगे। सुनिए, समय पे हर काम होता है। आप मेरे को ये बताइए 2019 से लेके कुछ समय 2019 का शुरू का छोड़ दें तो उसके बाद से लेके आज तक देश और पूरा विश्व कोरोना के मार में चल रहा है। बहुत सारे विषयों के ऊपर काम करा भी और कर भी रहे हैं। हाँ। अब जब समय पे आता है और हमारे देश की तो ये है हालत कि हर साल किसी ना किसी प्रदेश में 1, 2, 3 प्रदेशों में चुनाव होगा, तो क्या विकास के काम बिल्कुल छोड़ दें, बैठ जाए, ऐसे बन जाए कि जी 4 वारी का एमपी जिसके 0 क्वेश्चन है वैसे बन जाएगा? हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। हमारी सीरत में ही नहीं है ये। हमारी सीरत में काम करना है और चले वेती हम सिर्फ काम करते हैं और काम करते जाएंगे। 282 से 330 पहुंचे केंद्र में, 350 यूपी में भी पहुंचेंगे, 350 के ऊपर, और 350 के ऊपर केंद्र में भी पहुंचेंगे, क्योंकि हम काम करके देंगे। ठीक है, और दे रहे हैं। ठीक है रामेश्वर जी, देखिए आपने कहा बाकायदा विपक्ष की तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे थे कि जो बीजेपी है वो फिलहाल पिछड़ों की सुनती नहीं है, सिर्फ अपनी चलाती है। लेकिन अब देखिए ना, बाकायदा अब केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि मेडिकल सीट पे अब ओबीसी वर्ग को लेकर जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान कर लीजिए। तो यानी कि उनको भी अपने पाले में करने की पूरी तैयारी है। तो माथे पे बल तो बढ़ रहे होंगे ना चिंता के, क्योंकि सियासत कांग्रेस की भी सारी वही हो रही थी। प्रियंका जी, इन लोगों की बातों को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। ये जो लोग हैं इनकी जो बात है, पर उनको तो बोलिए कि हम लोग अब सहूलियत से हमारी बात सुने कुछ देर। क्या है कि ये लोग जो बात कहते हैं वो केवल दिखावा है, छलावा है। जैसे कि आप या कोई भी इंसान, जो एक हम लोगों क्या उत्तर भारत में एक कहावत चलती है कि किसी का बाल काटेंगे और अगर आप खराब काट देंगे तो चिल्लाएगा, तो उसके लिए हमको क्या करना है कि उसका गला काट देना है। भारतीय जनता पार्टी इसी नीति पे कार्य कर रही है हमारे देश में। जो पिछड़ा आरक्षण को लेकर आज बात हम लोग आए हैं, सामने डिबेट हो रही है लोगों की, जो मेडिकल में आरक्षण देने के बाद इनकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा पीसीआर को बोलिए आवाज उठाएं। ठीक है, एक बिल्कुल, अभी पीसीआर उसको ठीक भी करेगा। ठीक है रामेश्वर जी, बात पूरी कीजिए जल्दी से। हाँ, एक कमेटी के जरिए जो रिपोर्ट इन्होंने दिया कि जब इससे सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा हमको मान्य होगा, तो हम कहना चाहेंगे कि ये केवल एक दिखावा है। अगर इनको ले नहीं आना, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है पहले से, तो लोग बोल रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा उसी के हिसाब से हम कार्य करेंगे। अरे भैया, आपकी पिछली गवर्नमेंट जो मोदी सरकार पहली सरकार थी, आप उसमें 48 अध्यादेश ले आए हैं, जो पिछली सरकार की तुलना में 2 गुना है। जो यूपीए सरकार 2 थी उससे 23 आए थे जारी, और आप 48 अध्यादेश लेके आए। तो क्या आप ओबीसी के लेकर क्या आप शिक्षित थे तो आप आरक्षण ले आ सकते थे, मतलब अध्यादेश ले आ सकते थे। अध्यादेश ले आके आप आरक्षण कर देते थे मेडिकल में नीट के जरिए। उसके बाद आपको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। इन्होंने जो है एक सेलेटरी आपको बता रहे हैं, पॉलिसी है इनकी, लेटरल एंट्री नाम से पॉलिसी है बीजेपी। ठीक है, यह पब्लिक सर्विस कमीशन में जो नियुक्ति होती थी, जो चयन होता था, ये मेडिकल की बात नहीं है। हर एक क्षेत्र में इन्होंने आरक्षण को मारा है। और इनको ध्यान से डाटा दिखाई 2019 से लेकर अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आपको मैंने पॉलिसी बताई, लेटरल एंट्री पॉलिसी है बीजेपी की। इस बीजेपी के तहत भारतीय जनता पार्टी इस नीति के तहत बाहर से पब्लिक सर्विस कमीशन में लोगों को नियुक्ति कर रही है, जो कि पहले चयन के माध्यम से आते थे, तो तकरीबन 80 ओबीसी मिला के 50%,
और बाकी 50% रिजर्व होते तो जनरल होता था। तो टोटल 50% का जो उनका आरक्षण पहुंचता था, उसमें इन्होंने क्या किया कि बाहर के लोगों को बिना एग्जाम किए अपने चयन प्रणाली इसको एक जो लेटर एंट्री पॉलिसी एंट्री उसके जैसे इन्होंने अभी तक 9 नियुक्तियां कर चुके हैं। हाँ। और उसमें और सारे के सारे उसमें जो 9 लोग हुए हैं उनके नाम कहीं मैं आपको बताऊं, वो सारे जनरल कैंडिडेट हैं। उसके बाद इनकी इच्छा जो है 40 और ऐसे अफसर डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट के लिए आने के लिए लोग कार्य कर रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद एक प्लीज प्रियंका जी आप सुनिए, एक आऊंगी आपके पास रमन जी, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। हाँ। 2014 में यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने इनको बताया था कि हमारे यहाँ 1236 अफसर की पोस्ट है। हाँ। इसको इन्होंने घटा कि केवल 2018 में कर दिया 769। जब वैकेंसी कम करेंगे तो अपने आप उनका कोटा मरता जाएगा। और उसके बाद ये जो आप पब्लिक जो सरकारी सार्वजनिक कंपनियां थी हमारे देश की, जिसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉय नियुक्ति पाते थे, अगर हम सेना की बात छोड़ दे तो 1.5 करोड़ कर्मचारी भारत सरकार के अंतर्गत सरकारी जॉब में है। ठीक है। और उसमें इन्होंने क्या है कि 42 जो सरकारी सार्वजनिक कंपनी थी हमारी, उसको इन्होंने बेच देने का निर्णय ले लिया है, निजीकरण करने का। ठीक है, आपकी बात आ गई। जब निजीकरण ये कर देंगे तो फिर कहाँ से बताइए कि कहाँ आरक्षण रह जाएगा। ठीक है, कहाँ पे आरक्षण रह जाएगा? ये नीट की बात नहीं है, ये पूरे देश में हर विभागों में एक सुनियोजित ढंग से भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। आरक्षण का दिखावा करेगी, मंत्री ले आएगी कि मैं 4 उत्तर प्रदेश से अभी लगा कैबिनेट विस्तार जो की उसमें वो दिखाएगी। तो लुभाने की कोशिश हो रही है आपका, अगर इन शॉर्ट देखा जाए तो लुभाने की कोशिश हो रही है ओबीसी वर्ग को लेकर। ठीक है प्रोफेसर धर्मेंद्र, ठीक है छलावा है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, लगातार यहाँ पर अगर देखा जाए तो बसपा भी मैदान में रही है और सपा भी पिछड़ी जातियों की बात करती आई है। उनका ये मानना है कि उनको ऊपर उठाने की जरूरत है, लेकिन अब यहाँ पे लगातार जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से भी योजनाएं लाई जा रही हैं और उसके बाद अब यहाँ मेडिकल सीट में आरक्षण का मसला ओबीसी को लेकर, ये आपको लगता नहीं है कि समाजवादी पार्टी के लिए अब समस्या खड़ी हो जाएगी? क्योंकि एक वोट बैंक जो था उस पर भी अब बीजेपी की नजर पड़ चुकी है। प्रियंका जी, एक तो ये बात है कि जो भारत का संविधान है वो जो सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनको ऊपर लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। ये संवैधानिक व्यवस्था है और सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसको पूरी तरह से पालन करे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 2017 से लेकर के 2021 तक नीट परीक्षा में 40,842 ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी के छात्रों का एलोकेशन होना चाहिए था, जिसमें से 11,027 ओबीसी छात्रों का दाखिला होना चाहिए था। उसको 2017 से लेकर 21 तक नहीं कर पाई। यानी कि जो पिछड़े लोग हैं, देश की 60% आबादी, लगभग 78 करोड़ लोग इस देश में पिछड़े वर्ग में आते हैं और पिछड़े वर्ग में आते हैं। उनके हकों को लगातार 4 सालों से मार रही है, उस समय उसको याद नहीं आया। दूसरी बात यह है कि जो ये सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सलोनी कुमारी जी का केस है, 2015 में फाइल किया गया था माननीय उच्चतम न्यायालय में, और उन्होंने ये कहा था कि नीट में ओबीसी आरक्षण ऑल इंडिया कोटा में लागू होना चाहिए था। उस केस में जब मद्रास हाई कोर्ट में दूसरा केस फाइल हुआ और उसमें सुप्रीम कोर्ट का हवाला, केंद्र सरकार ने एफिडेविट दिया, हलफनामा दिया कि ये केस चूंकि सुप्रीम कोर्ट में लंबित है इसलिए अभी लागू नहीं किया जा सकता। अगर आप धर्मेंद्र जी की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर सुनी होगी तो उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया था कि जब तक कोर्ट में निपटारा नहीं हो जाएगा तब तक हम आरक्षण नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर उस जजमेंट को आप ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि सलोनी कुमारी का केस किसी भी तरह का ऑल इंडिया कोटा में रिजर्वेशन देने के लिए बाधा नहीं है। मद्रास हाईकोर्ट इस पर सुनवाई कर सकती है और इस पर निर्णय ले सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बहुत ही प्रायोजित तरीके से एक कुतर्क केंद्र सरकार के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में फैलाया गया कि ये मामला चूंकि न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए हम नहीं दे रहे हैं। अब आप मुझे बता दीजिए कि अभी तक तो न्यायालय में विचाराधीन था, अभी आज प्रधानमंत्री जी ने चिट्ठी लिख दी। आप मुझे बताओ कि चिट्ठी उन्होंने क्यों लिखी? वो स्पष्ट कहते कि भाई ओबीसी का आरक्षण है और उनका हक है, उन्हें मिलना चाहिए। तो उसमें उन्होंने मंत्रालयों से राय मांगी, आप जल्दी निपटारा कर लीजिए। जो चीज पहले से निपट चुकी है, न्यायालय उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप भी नहीं कर रहा है, तो उसको देने में प्रॉब्लम क्या है? यानी कि देना ही नहीं चाहते, मोटा इसका देना नहीं चाहता। इस बात का जवाब देंगे जी। एक दो उदाहरण मैं और बता देता हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती जो हुई है उसमें भी यही काम हुआ है। लगभग 5,844 ओबीसी के लोग
लोगों को नौकरी नहीं मिली सिर्फ इनके रिजर्वेशन पॉलिसी में डेंट करने की वजह से। ठीक है। ये क्या कर रहे हैं कि ये जो डेंटिंग सही करने के बजाय अपने वोट बैंक के हिसाब से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। ठीक है, सेकंड दूसरा राउंड मैं में आपको बताऊं, ईडब्ल्यूएस का आपने जिक्र किया है मैम। ईडब्ल्यूएस वाला जो कोटा है, आपसे मैं पूछ रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से जो लोग इसको सुन भी रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए कि अगर कोई कैंडिडेट स्टेट में ओबीसी में आता है पक्ष के द्वारा, या फिर ये मानकर चला जाए कि सरकार की मंशा और नीयत बिल्कुल साफ है। बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवाजी, अभी जिस तरीके से बाकायदा रमन जी कह भी रहे थे, देखिए आप टाइमिंग पे ध्यान मत दीजिए, आप सरकार की मंशा देखिए और नीयत देखिए, वो बिल्कुल साफ है। तो क्या सही मायने में टाइमिंग को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाए, बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाए, खासतौर पर तब जब अभी मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और उसमें हमने देखा कि किस तरीके से ओबीसी चेहरे भी नजर आए, और उसके बाद दूसरे कदम भी ओबीसी वर्ग को लुभाने के लिए हुआ, और अब यहाँ मेडिकल सीट में बाकायदा ओबीसी से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान को लेकर चिट्ठी लिखी गई। शिवाजी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ जी, बता रहा हूँ। देखिए, ओबीसी का जो इश्यू है बीजेपी के लिए राजनीतिक रूप से बहुत ही अहम है। बीजेपी अगर आप 2014 के चुनाव से लें, लगातार जो है उनके साथ जो एक सबसे बड़ा एक सपोर्ट रहा है पूरा एक ओबीसी का रहा है, और ओबीसी और कई जगह पे जो शेड्यूल कास्ट है जिनको हम दलित कहते हैं, वो भी बीजेपी के साथ खड़े रहे हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा लगातार ये जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जो कि कहीं कहीं टुकड़ों में समाजवादी का होता था, कुछ कांग्रेस का होता था, वो सारी चीजें जो होती थी वो सारा मिलके जो एक बहुत बड़ा एक वोट का हिस्सा बनता है, उससे बीजेपी को चुनाव की नाव पार करने में बड़ी आसानी होती है। हाँ। और इसलिए अगर आपने देखा होगा अभी जब कैबिनेट का जब विस्तार हुआ तो उसके बाद भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रियों को संसद में परिचय कराने के लिए ले गए, और उस दिन जो है जो भी घटनाक्रम रहा पहले दिन का के वजह नहीं हो पाया, तो उन्होंने यही कहा कि हम तो दलित और ओबीसी के लोग जो मंत्री हैं उनका परिचय कराना चाह रहा था, और विपक्ष ने वो नहीं कराने दिया। हाँ। तो उससे एक पॉलिटिकल मैसेजिंग जो है वो बहुत स्ट्रांगली गई थी कि ये चीज जो है इस तरह से हो रहा है, और प्रधानमंत्री तो ये करना चाह रहे हैं ये, पर विपक्ष जो है वो उसे नहीं करने दे रही। अब देखिए, कोई भी राजनीतिक दल जो सत्ता में है या नहीं है, वो निश्चित रूप से वो काम करेगी जिससे जो है उसका जो है वर्चस्व बढ़े, उसके जो है व्याप बढ़े और वो सत्ता पे रह सके। तो इसलिए इस वक्त जो है देखिएगा, निश्चित रूप से ही बीजेपी नहीं 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, और दक्षिण में भी अगर आप देखें जिस तरह से खास करके तमिलनाडु में, उसको अगर हम 24 के चुनाव से जोड़ते हैं, तमिलनाडु में जिस तरह से ओबीसी के कोटे को लेके, खास करके जो मेडिकल के कोटे हैं उसको लेके जिस तरह से वहाँ बातें हो रही हैं, और जिस तरह से वहाँ की सरकार भी इन चीजों को काफी ज्यादा उभार रही है, क्योंकि वहाँ भी ओबीसी का जो है काफी वर्चस्व वहाँ भी है। बिल्कुल। तो इन सारी चीजों को देखते हुए बीजेपी के लिए मैं समझता हूँ कि एक बड़ा स्वाभाविक है कि वो डेमोन्स्ट्रेटिवली और एक्चुअली भी करना चाहेंगे कि ओबीसी के लिए, ओबीसी को दिखाने के लिए कि उनका जो सपोर्ट है उनके साथ कंटिन्यू हो। इसमें कई हमारे साथी उन्होंने कहा कि काफी कुछ दिखावा हो रहा है, ये सारी चीजें नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे, या वो कर सकते हैं और नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें राजनीतिक रूप से सही है। पर राजनीति में एक जो बड़ी चीज होती है वो मैसेजिंग। तो मैसेजिंग में जो है अगर आप देखें तो बीजेपी जो है बहुत स्ट्रांग रही है, और वो जो मैसेजिंग हो रही है वो मैसेजिंग की जो काउंटर मैसेजिंग विपक्ष से होना चाहिए, मेरे ख्याल में वो विपक्ष से उस तरह की मैसेजिंग नहीं हो रही। विपक्ष से जो आ रही है वो शिकायत आ रही है। तो विपक्ष जो है प्रोएक्टिवली जो चीजें उनको करना चाहिए, इन सब किसी भी क्षेत्र में किसी भी इशू को लेके, ओबीसी का मुद्दे को लेके भी आप अगर कह लें, कई भारत के कई क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, उत्तर प्रदेश में भी है और प्रत्येक प्रदेश में है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही है। उनका जो पूरी उनकी जो ताकत है ओबीसी की वजह से है। अब उनमें से काफी जो है बीजेपी की तरफ जा चुका है, अब उसमें से उनको कितना को वापस लेना है, उसके लिए जो उनकी रणनीति चाहिए, उसकी रणनीति के लिए देखिए
आर्थिक व्यवस्था को समझने की जरूरत है, आर्थिक पॉलिसी को समझने की जरूरत है, कैश इकोनॉमी जो बिल्कुल बर्बाद हो गई है उसको समझने की जरूरत है। और इस तरह के कई तमाम ऐसी मुद्दे हैं जिसको विपक्ष उठा सकती है, पर मैं देखता हूं कि वो मुद्दे वो उस तरह से नहीं उठा पाते हैं। वो बीजेपी जो मुद्दे उठाते हैं उसी पर रिएक्ट करते हैं। और बीजेपी को देखिए पॉलिटिकली अगर हम मास कम्युनिकेशन के उससे हम देखें, कम्युनिकेशन के स्ट्रेटेजिस्ट के हिसाब से देखें, तो ये जो रिएक्टिव पॉलिटिक्स होती है, जो बात को शुरू करता है उसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि घुमा फिरा के लोग उसी की बात करते हैं। लोग यही कहते हैं कि बीजेपी 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 बार बार जब ये आती है, या जो कांग्रेस की यही बातें कांग्रेस की भी होती ये बातें जब आती है तो उनका जो कहते हैं कि एक साइकोलॉजिकल जो कैंपेनिंग है वो बहुत बढ़ जाता है। और यही मैं अभी वर्तमान स्थिति में यही देख रहा हूं मैं कि जो साइकोलॉजिकल कैंपेनिंग की जो स्थिति है उसमें जो हमारी जो रूलिंग कंबाइन है वो काफी स्ट्रांग है, हर तरह से उसको कर रही है। और विपक्ष जो है उनके पास कोई स्ट्रैटेजी उस तरह से नहीं दिखती है और वो सिर्फ रिएक्शन करके ही रह जाते हैं कि वो ये कर रही है, वो इसका फायदा उठा रही है। यानी कि काउंटर ठीक से नहीं हो पा रहा है विपक्ष की तरफ से, सिर्फ वो शिकायत करते हुए ही नजर आते हैं। रमन मलिक जी के पास भी आऊंगी ताकि वो प्रोफेसर धर्मेंद्र जी और उसके साथ ही बाकायदा जो हमारे दूसरे मेहमान हैं कांग्रेस के प्रतिनिधि, उनके सवालों का जवाब लीजिए। उनका कहना है कि इसे दाव के तौर पर मत देखिए, लेकिन टाइमिंग और उसके साथ साथ जो परिस्थितियां बनी हुई है उसके चलते दाव फिलहाल इस बाबत कहा जा रहा है कि मेडिकल सीट में जो कोटे का जिक्र हुआ है, ओबीसी कोटे का जिक्र हुआ, ओबीसी आरक्षण का जिक्र हुआ, उस बाबत टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। रमन मलिक जी, यहाँ पर बाकायदा प्रोफेसर धर्मेंद्र जी ने भी ये कहा कि देखिए जो चीज जिनका हक है उनको तो मिलना चाहिए, जब कोई बाधा नहीं है तो देने में क्या परेशानी है। उधर डॉक्टर रामेश्वर जी अब यही कहना है कि सिर्फ ये शिगुफा है, एक छलावा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हकीकत भी यही है क्या? नहीं, देखिए समाजवाद लोहिया जी का और समाजवाद मुलायम सिंह के परिवार का, जो कि एक कहना चाहिए अयोध्या का कसाई था, उनका समाजवाद दोनों का अलग है। लोहिया जी ने समाजवाद करा समाज के लिए, और समाजवाद दूसरों का होता है लंबोर्गिनी और 8 लाख रुपए की साइकिल लेने के लिए। तो एक तो ये विषय रह गया। दूसरा विषय जहां तक कांग्रेस का है, कांग्रेस इज नॉन पार्टी, एक तरीके का उनका कोई यहाँ लोकस स्टैंडाई नहीं है, क्योंकि जो सोनिया जी की विधानसभा में भी पार्षदी के चुनाव हार गए पार्टी, तो उसको क्या कहिएगा। और वैसे भी वहाँ एक सांसद है और बाकी कितने हैं क्या है वो सबको पता है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, जो इन्होंने कुछ एक पॉइंट्स उठाए कि एक तो लेटरल एंट्री पॉलिसी के पॉइंट उठाए, एक पॉइंट और उठाया, तो उसका जवाब दे देता हूं कि लेटरल एंट्री पॉलिसी में ये जो ब्राउन साहब कई बारी हमारे सिस्टम में बैठे होते हैं, जो स्थायी सरकार है, ये जो आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, ये स्थायी सरकार है। हम जो चुन के आते हैं वो अस्थायी सरकार है, क्योंकि हमारा समय सीमित अवधि के लिए होता है और उसमें भी चुनाव जीतने के उपरांत और चुनाव की तरफ जाने के समय में कुछ काम और करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से सभी पॉलिटिकल पार्टीज को वो काम करने पड़ते हैं जब भी सत्ता में है, और उसकी चुनाव की तैयारी करके काम आप करेंगे। तो अस्थायी सरकार और स्थायी सरकार की जो बात कर रहा था, स्थायी सरकार के अंदर जिमखाना जानने का, अपने लिमिटेड समय काम करने का एक माहौल बन गया हुआ था, जो इस सरकार ने आके तोड़ा है, और ये फैक्ट है, सबको पता है। अब बात आ जाती है, ये जो कह रहे थे ये भूल जाते हैं अक्सर कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था और इन्होंने शगुफा उड़ाया था कि अब सारे राइट्स जो हैं ओबीसी एससी एसटी के वो खत्म हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अगेंस्ट जाते हुए भी प्रॉपर एक लॉ पारित करके उसमें संशोधन करके वो काम करा है। बोनाफाइड हमारी प्रूफ्ड है कि हम हर वंचित शोषित पीड़ित के साथ हैं, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, या शैक्षणिक हो, या लिंग के ऊपर हो। अब बात आती है बाकी सारे तामझाम की, तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से कि क्या ये सब कुछ सिर्फ 2014 के उपरांत हुआ?
मैं ये समझना चाहता हूं कि 1948 के बाद जब इलेक्शन हुआ और उसके संविधान हमने पारित करा 1950-51 में, 51-52 में चुनाव हुए, 51-52 के चुनाव से लेकर आज तक एक जो बाबा साहब ने प्रावधान 10 साल में उसका अवधि रखी थी कि उनको लगता था 10 साल में खो जाएगा, ये सारे के सारे परिवारवाद वाले कहां मर गए थे उस आत्मा को, उस विषय को पूरा करने के लिए? क्योंकि वो विषय तो 10 साल की अवधि दी थी, 10 नहीं 20 ले लो, 20 नहीं 30 ले लो, लेकिन आज हम 75वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं स्वतंत्रता की। मैं पूछना चाहता हूं कि ये सारे के सारे जो परिवार के धनाढ्य सेठ बैठे हुए हैं, अपनी पार्टियां इतनी बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनी जो बनाई हुई है, ये इनसे पूछिए कि कहां है ये, क्यों नहीं ये कर पाए? ठीक है, इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि मंशा नहीं थी। गरीब को गरीब रखो, मुसलमान को पिछड़ा है उसको एजुकेशन नहीं देनी, वो मत दो, और उसके ऊपर बैठ के अपने गंदी राजनीति का तांडव करो। यही काम इन्होंने करा है। जिस चीज को ये सरकार बदलना चाहती है उसकी सिंपल सी वजह यह है, हम देश के ऊपर से ये बोझा हटाना चाहते हैं कि आप जात के ऊपर लड़िए, आप धर्म के ऊपर लड़िए, आप चीजों के ऊपर लड़िए। हम ये पुराने विषय सारे खत्म करना चाहते हैं और देश के सामने एक ही कहानी रखना चाहते हैं, एक ही बात रखना चाहते हैं कि आओ मिलकर प्रगति करें, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास। ठीक है, इस बात का जो आपने भी मुद्दा उठाया उस बाबत जवाब डॉक्टर रामेश्वर से देंगे, लेकिन एक शिवाजी सरकार ने भी एक बात बोली थी, अगर आपने उनके लाइन पे गौर किया हो, उन्होंने कहा था कि देखिए जब सदन का पहला दिन था तो उस दौरान मंत्रिमंडल में जो नए मंत्री बने उनका इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया, तो उस दौरान जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक लाइन कही, चाहते तो इस बात पे भी खत्म कर सकते थे कि देखिए विपक्ष मौका नहीं दे रहा है जो नए मंत्री हैं उनके परिचय को लेकर, बल्कि उन्होंने सीधे सीधे कटाक्ष किया कि देखिए विपक्ष जो है पिछड़ी जाति से जो लोग आए हैं जिनको हमने मंत्री बनाया है, जो महिलाएं यहाँ पे मंत्री बनी हैं, उनका इंट्रोडक्शन नहीं होने देना चाह रहा है। साइकोलॉजिकल जो मैसेजिंग का जिक्र अभी शिवाजी सरकार ने किया था, तो उसको भी तो देखा जाए ना, कहीं ना कहीं वो कुछ हद तक तो सटीक बैठ ही रहा है। मैं शिवाजी सरकार जो है वो मेरे को व्यक्तिगत तौर पे एक मेरे लिए तो गुरु बराबर हैं। उनके घर पे कई बारी मिल चुके हैं, उनके साथ मिल चुके हैं। मैं आज एक ही बात बोलता हूं कि आप इसको मैसेजिंग ले रहे हैं। आपको याद है कि कांग्रेस के लोगों ने क्या क्या बोला था उस व्यक्ति को जो चाय बेचते परिवार से ऊपर आया? गंदा आदमी, नीच आदमी, मौत का सौदागर। और ये मंशा हमेशा इनकी रही है। मैं आज आपके सामने ये बोलता हूं, ये फैक्ट है कि इस सरकार ने जितना ओबीसी और पिछड़ों को जितना सहयोग दिया है उतना और प्राथमिकता दी है उतना इन सब में नहीं दिया। कांग्रेस ने तो सीताराम केसरी जी को उठा के बंद कर दिया बाथरूम में, उसके बाद बाहर फेंक दिया ऑफिस से। मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूं कि आप पॉलिटिकल मैसेजिंग की बात कर रहे हैं ना। महिला, अगर इतनी महिलाएं आज केंद्र सरकार में मंत्री बनी हैं तो क्या ये दायित्व नहीं था सोनिया जी का कि एक महिला होते हुए, एक मां होते हुए वो उठ के खड़ी होती और अभिवादन करती कि सबसे बड़ी प्रेजेंस महिलाओं की है, मंत्री इस सरकार में आई है, इस संसद में आई है, उसके लिए क्या उनका अभिवादन करना उचित नहीं रहता? ठीक है। अगर आप मैसेजिंग की बात करते हैं तो क्या उनकी तरफ से अगर ऐसी मैसेजिंग आती तो क्या बुराई होती? उनसे उनका कद बढ़ता। ठीक है डॉक्टर रामेश्वर, शिवाजी सरकार जो भी कह रहे थे थोड़ी देर पहले अपनी बात में, उन्होंने बात भी कही थी, देखिए विपक्ष के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो सिर्फ बीजेपी को काउंटर कर रही है, अपना मुद्दा अपना एजेंडा नहीं बना पा रही है कोई, और कहीं ना कहीं सदन में जो पहला दिन था वो कांग्रेस के विपक्ष के खिलाफ गया है। मैं तो समझ गया, मैं ये कह रहा था कि जो बोल रहे हैं हमारे मित्र जो बोल रहे हैं सहयोगी, उनसे ये बताइए कि सबसे पहली बार यही छलावा है कि मैं मंत्रियों को दिखावे के बीच मैंने पिछड़ा आयोग का गठन कर दिया हमारे मंत्री। अब अगर प्रधानमंत्री इस चीज को फोकस कर रहा है हमारे देश का कि हम परिचय कराना चाह रहे थे और महिलाओं का अपमान हो गया, पिछड़े वर्ग से जो लोग आए थे उनको मैं सबके सामने लाना चाह रहा था, ऐसा हो नहीं पाया विपक्ष के चलते। यह इसलिए ही है क्योंकि यह एक मंशा है कि हम दिखा रहे हैं कि हमारे पास पिछड़े कास्ट से लोगों को मंत्री बना रहा हूँ, जबकि हकीकत यह है
कि ये इनका जो दिखाने का एजेंडा है, आप पीछे 2019-2014 का जो रिपोर्ट है 2014 में जितेंद्र प्रसाद खुद कहते हैं, उनके मंत्री हैं, मंत्री थे 2017 में सूचना कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, तो देते हैं जो इनसे डाटा मांगा गया था कि 747 डायरेक्टर उसके सचिव के ऊपर के जो पोस्ट थे उसमें एससी कैटेगरी के केवल 60 और एसटी के केवल 24 कैंडिडेट, तब इनका आरक्षण कहा गया था। उसके बाद ये लगातार जो हम इनको दिया जा रहा है, 2014 में पब्लिक सर्विस कमीशन जो पोस्ट थी 1236 पोस्ट थी, आपने उसको घटा के केवल 759 कर दिया 2018 में। ऐसा आपने क्यों किया? दूसरा पूछिए कि निजीकरण आप जो कर रहे हैं उसमें आरक्षण की क्या पॉलिसी होगी? केवल बस इतना जो मान लीजिए नहीं तो रमन जी ने कांग्रेस के पिछले कार्यकाल पर भी तो सवाल उठा दिया, वक्त तो कांग्रेस के पास भी था। वो हमने तो किया था, जो हमने स्थापित किया था 70 साल में, जो देश में कुछ दिख रहा है उसको आप तो केवल बेच के दिखा दे रहे हैं कि किसने बनाया था, हम बेच रहे हैं। जो बेच रहे हैं आप, जिसका निजीकरण आप कर रहे हैं देश के सामने, वो कहाँ था इनके पास? और ये 42 जो सरकारी गवर्नमेंट की जो संपत्ति है, सरकारी कंपनियां थी, ऐसा हुआ कि अम्बेडकर का जो सपना था 10 साल में पूरा होने वाला, वो आज तक इनके माध्यम से पूरा नहीं हो पा रहा और उसका बैकलॉग इतना बढ़ता जा रहा है, तो वो क्यों नहीं हुआ? ठीक है रामेश्वर जी, इस सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं ब्रेक लूं छोटा सा। हाँ, तो क्या है ना कि इनसे मतलब केवल इतना हम लोग पूछना है कि जो मंत्री इनसे नियुक्त हो रहे हैं। नहीं, उन्होंने आपसे सवाल पूछा है, एक बार फिर से दोहरा दीजिए रमन जी अपना सवाल, ताकि वो आपका सवाल सुन लें। मेरा सवाल मात्र इतना सा है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान रचते हुए 10 साल के अंदर ये जो आरक्षण की विधि थी इसको खत्म करने की बात करी थी कि 10 साल के अंदर अंदर ये आरक्षण का जो फायदा है ये हर तबके तक पहुंच जाएगा और उसके उपरांत हम इसको समाप्त कर। मैं ये बोलता हूँ चलिए 10 साल में नहीं, 20 में नहीं, 30 में, कभी तो होता, कभी तो बनता। ठीक है डॉक्टर रामेश्वर जी, जल्दी से जवाब दीजिए। पहुंचा आपके राज में 1951 के चुनाव से लेकर आज तक जब भी आपने सरकार बनाई और नहीं पहुंच पाया, तो उसकी विफलता का श्रेय आप किसको देंगे? ठीक है डॉक्टर रामेश्वर जी, डॉक्टर रामेश्वर मिश्रा। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने जो कहा, यह क्या आरक्षण जो 10 साल 20 साल में खत्म होने की जो बात बाबा साहब ने कही, उसी के उससे जो है अभी आप क्या कि कोर्ट में और कुछ राज्य जो तमिलनाडु है, आंध्रा है, पंजाब है, वो कैटेगरी जो हमारी SC कास्ट है उसमें वो देख रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं कि। धर्मेंद्र जी, अभी आप कह रहे थे कि देखिए इसमें जो दावा किया जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से, इनकी मंशा होती तो बहुत पहले ही देते थे। मंशा ही नहीं है, नियत नहीं है। लेकिन अगर वही देवेंद्र फडणवीस की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बीजेपी के बहुत ही दिग्गज और बड़े चेहरे हैं, उनका कहना यह है कि देखिए अगर ओबीसी को लेकर बीजेपी आरक्षण वापस नहीं ला पाती है तो राजनीति से संन्यास लेंगे। तो यहाँ गंभीरता तो नजर आ रही होगी ना? जी प्रियंका जी, पहले तो मैं थोड़ी 1-2 बातें और मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि मुझे बहुत खुशी है कि मलिक साहब को याद है कि 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी स्वतंत्रता की। 75वीं वर्षगांठ होने के बाद भी जो बाबा साहब के संविधान में 10 साल का प्रोविजनल व्यवस्था थी कि आरक्षण दिया जाएगा, आज की जो वर्तमान स्थिति है, यानी 75 साल होने को है देश में, जो देश के IITs हैं, तो 23 IIT हैं, जिसमें स्थिति ये है कि 0.6% ST के लोग हैं, 3.1% ST के लोग हैं, 8.1% OBC के लोग हैं। ये IIT का डेटा है। अगर देश के जो 20 IIMs हैं उसकी मैं बात करूं तो 0.4% ST है, 2.7% ST है और 6% OBC है। ये मेरा अपना डेटा है जो मैंने RTI से निकलवाया है। ठीक है। इसके अलावा जो 23 NITs हैं पूरे देश के अंदर, उनकी भी स्थिति लगभग हूबहू यही है और 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी यही स्थिति है। तो अगर ये बाबा साहब के इतने बड़े पुजारी हैं, अगर बाबा साहब के इतने बड़े पुजारी होते तो देश की आजादी के 75 साल बाद भी जो काम 10 सालों में होना था, बाबा साहब जानते थे 10 साल में हो जाएगा, लेकिन चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, इन लोगों ने वो काम नहीं किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी 7 साल लगभग हो गया केंद्र में। अगर चाहती तो 7 साल में वो बात 10 साल वाली बात 7 साल में कुछ न कुछ पूरी हो ही जाती, लेकिन ये नहीं करते। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब के इतने बड़े भक्त हैं कि SC/ST एक्ट को कमजोर करने के लिए, बल्कि खत्म करने का पूरा प्रयास किया। अगर सारे लोग रोड पर नहीं आते तो वो खत्म हो जाता। अगली बात मैं आपको बता दूं, ये जो परिवारवाद की बात कह रहे हैं,
मैं मलिक साहब से जानना चाहता हूँ, क्या जय शाह जी अमित शाह जी के बेटे हैं कि नहीं है? पंकज सिंह जी राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं कि नहीं है? आशुतोष टंडन जी लालजी टंडन जी के बेटे हैं कि नहीं? ये बात मुझे क्लियर कर दें। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों के ओबीसी वर्ग को खासकर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ओबीसी के लोग ये गांठ बांध ले, नोट कर लें कि माँ पहले अपने बच्चे को दूध पिलाती है। मुझे आप कोई एक माँ बताओगे कि जो पहले दूसरे के बच्चे को दूध पिलाया हो? तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद में, किसी भी हालत में आपके आरक्षण को नहीं देगी। ये बात आप अपनी गांठ बांध के रख लीजिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा जिस तरह का है, पहले वो आपको कमल दिखाएगा, कमल दिखाकर कलम की जगह चिलम दे देगा और ओबीसी के लोगों को पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आप जागरूक होकर के इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आइए। मैंने सुप्रीम कोर्ट की बात की जिक्र पहले आपसे कर दी थी कि जो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं वो बिल्कुल कुतर्क है। अगर ये देना चाहें तो आज भी दे सकते हैं। अगर नीट में देने की बात करें प्रधानमंत्री, तो आईआईटी में क्यों नहीं दे रहे हैं? एनआईटी में क्यों नहीं दे रहे हैं? आईएम में क्यों नहीं दे रहे हैं? सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं दे रहे हैं? इसका मतलब इनकी देने की मंशा बिल्कुल ही नहीं है। ये ओबीसी के लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। मंत्रिमंडल विस्तार में 4.5 साल तक ओबीसी को बाहर रखा गया। केशव प्रसाद मौर्य जी जो इनके सहयोगी हैं, उनके नेम प्लेट को इन्होंने कुचल दिया पैरों के नीचे। तो आप इनकी मानसिकता को समझ सकते हैं। ये कभी नहीं चाहते कि ओबीसी वर्ग, एससी एसटी का आदमी कहीं ऊपर जाए, शिक्षा संस्थाओं में उनका रिप्रेजेंटेशन हो, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनका हो, बिल्कुल नहीं चाहते हैं। इनका जो राजनीतिक समीकरण है, राजनीतिक समीकरण के हिसाब से यूज एंड थ्रो की स्थिति है। इसलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश के जितने भी अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं वो बुरी गंभीरता से समझें। मैं आपको बता दूं, एक उत्तर प्रदेश कमीशन में अनिल जी का बहुत जिक्र होता है। उन्होंने एक 3 टायर रिजर्वेशन की बात करी थी। आप मुझे बता दीजिए कि अगर जब आपका जो भी एग्जाम है, जिसमें प्री एग्जाम होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है, अगर कोई आदमी इंटरव्यू तक नहीं जाएगा ओबीसी का 27%, तो ओबीसी का कोटा कैसे भरा जाएगा? तो उन्होंने यही कहा था कि हम उसी प्रपोर्शन में, सीट के प्रपोर्शन में प्रीलिम्स में भी ओबीसी को लेंगे, मेंस में भी लेंगे, फिर उसके बाद इंटरव्यू में अपने आप उसमें लोग आएंगे, लेकिन ये नहीं आने देते। ठीक है रमन जी, जल्दी से बात पूरी कीजिए, फिर मुझे शिवाजी का भी रुख करना है। जो जनरल कैटेगरी का कोटा है, यानी कि जो अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं रमन जी से। ठीक है, वाजिब सवाल। ओबीसी के लोग हैं जो जनरल में फाइट करते हैं, हाँ। ये घोषित आरक्षण खुद ही ले रहे हैं। ठीक है, आपका वाजिब सवाल। ठीक है रमन जी, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं शिवाजी सरकार जी का रुख करूं। समय बहुत कम है मेरे पास। एक तो सपा जो है वो आईएनसी को सपोर्ट करती रही। दोनों का हाथ फेविकॉल के जोड़ की तरह जुड़ा हुआ है। साथ में बीच में एक छोटी सी लकड़ी है आरएलडी। ये जो है, ये बताएं कि 2004 से जब से यूपीए 1 में ये घटक दल बने, वहां से लेके 2017 तक जब तक अखिलेश जी की सरकार गई, तब तक कितना कल्याण कर दिया? शून्य। जो ये डेटा की बात करें, वो प्रीमियर इंस्टीट्यूट जो हैं भारत के, उसके अंदर मेरिट के हिसाब से भी चलता है। उसको कहीं ना कहीं तो आपको टॉप ब्रेन है, उसको कहीं ना कहीं आपको और शार्पन करना पड़ेगा, उसको रखना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज ये बात करते हैं कि जी क्या करा, कमल दिखाएंगे, ये करेंगे। हमने तो प्रधानमंत्री ओबीसी बना के दिया। ठीक है। ठीक है, आपने क्या करा? आज तक कांग्रेस में कोई ओबीसी प्रधानमंत्री बना के उसके नेम प्लेट को पैरों से कुचलना आपका काम है। कुर्सी की जगह लकड़ी का स्टूल देना आपका काम है। ठीक है शिवाजी सरकार, ठीक है शिवाजी सरकार, ठीक है रमन जी, बात आ गई आपकी। शिवाजी सरकार, बहुत कम टाइम है मेरे पास। शिवाजी, जितने हैं जमीनी कार्यकर्ता के हैसियत से काम करके ऊपर उठे हैं। ठीक है। बाप को स्टेज से धक्का देकर नहीं बने हैं। ठीक है, आपको ठीक है, ठीक है, नहीं बने। ठीक है शिवाजी सरकार, में नहीं, ठीक है। एक मिनट धर्मेंद्र जी, रुकिए जरा। रमन जी रुक जाइए। शिवाजी सरकार जी, शिवाजी सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को लेकर सीधे सीधे कहा था कि इस पे संभव नहीं हो सकता है, और कहीं ना कहीं उस फैसले के बाद राज्यों केंद्र के पास शक्ति नहीं, और पिछड़ा आयोग के पास बकायदा ये शक्तियां चली गई कि वही निर्धारित करेंगे। ये भी तो एक पेच है। हमने पिछड़ा आयोग जो कमीशन है, बैकवर्ड कमीशन, उसको भी संवैधानिक दर्जा दिया। ठीक है शिवाजी सरकार जी, ये पेच नहीं है क्या? पिछड़ा वर्ग का दिया जब आपने 69,000। रुक जाइए रमन जी, आपकी बात आगे, सर शिवाजी सरकार को बोलने नहीं दीजिए। जी शिवाजी सरकार जी। देखिए, आपने जो मराठा आरक्षण के बारे में बात की कही है, और जिस तरह से वो किया गया और जिस तरह से न्यायालय का में उसको देखा,
और वैसे ही अगर आप देखें तमिलनाडु में भी जब इस तरह से रिजर्वेशन बढ़ाए गए थे तब भी जो है कोर्ट का इंटरवेंशन रहा है। हाँ। तो ये कोर्ट का इंटरवेंशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के हिसाब से होती है। हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन का जो पोजीशन है, संवैधानिक जो दृष्टिकोण है वो ये है कि सामान्य रूप से समाज में जो है एक, आप और कुछ मत कहिए, बैलेंस बना रहेगा। एक किसी भी वर्ग को इतना हम आरक्षण नहीं दे सकते हैं कि जिससे बाकी सारे वर्ग जो आरक्षण में नहीं आते हैं, और वो भी काफी बड़ा वर्ग है, ऐसा नहीं है कि एक ओबीसी के जो भी ये सारे जो नेता हैं या जो भी उसके प्रणेता हैं, उनकी कोशिश यही होती है कहने की ओबीसी एक बहुत बड़ा वर्ग है निश्चित रूप से है, पर कितना बड़ा है हम 1930 के सेंसस के बाद से आज तक हमें पता नहीं है। ये भी सही है, पर सवाल ये है कि क्या और जो बाकी जो अनारक्षित वर्ग है क्या वो बड़ा नहीं है? तो वो टुकड़ों में बटा हुआ है, शायद इसलिए उसकी आवाज उस तरह से नहीं उठ पाती है। तो वो आवाज जो है, उसकी आवाज जो है कोर्ट जो है उसका ख्याल रखती है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि आरक्षण की राजनीति कब तक हम कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। बिल्कुल, आरक्षण की राजनीति कितनी हो सकती है और कब तक हो सकती है, क्योंकि हर चुनाव में देखा जाता है कि मसला हमेशा बुनाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और फिलहाल लोकतंत्र में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए पेज के साथ।